नमस्कार, स्वागत है आपके सक्षम अकादमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हम एक बार फिर से उत्तराखंड के इस विशेष सीरीज़ में, और आज इस सीरीज़ में उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो पहले पेपरों में पूछे गए हैं। ठीक है, आप इनको सॉल्व करिए और देखिए कि आपकी जो तैयारी है वो कैसे चल रही है। इसमें आपके पास जो पहला प्रश्न होगा, पहला प्रश्न आपके पास है, प्रसिद्ध हाटकालिका मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध हाटकालिका मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन है बद्रीनाथ, गंगोलीहाट, जोशीमठ और केदारनाथ। तो जो हाटकालिका मंदिर है यह गंगोलीहाट में है। हाटकालिका मंदिर गंगोलीहाट में है। गंगोलीहाट आपका पिथौरागढ़ में पड़ता है, पिथौरागढ़ में पड़ता है। गंगोलीहाट को पूर्व काल में पहले इसे गंगावली के नाम से जाना जाता था, गंगावली के नाम से जाना जाता था। यहीं गंगोलीहाट में एक जाह्नवी नौला हमें देखने को मिलता है, जाह्नवी नौला देखने को मिलता है। इसके अतिरिक्त इस गंगोलीहाट में हमें सुमेरु व स्वधम गुफाएं भी देखने को मिलती है। सुमेरु व स्वधम गुफाएं, सुमेरु और स्वधम गुफाएं भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बद्रीनाथ है ये चमोली में है और जोशीमठ भी चमोली में है। और बद्रीनाथ का शीतकालीन जो आवास स्थल है वह जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में है। नरसिंह मंदिर, जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है यह बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास स्थल है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, काशीपुर में बालासुंदरी देवी के मंदिर में कौन सा मेला लगता है। तो हमें काशीपुर के बारे में बताना है कि काशीपुर के जो बालासुंदरी देवी के मंदिर में वहाँ कौन सा मेला लगता है। आपका ऑप्शन है रामनवमी, गौचर मेला, चैती मेला और कुंभ मेला। ठीक है, तो जो काशीपुर है ये उधम सिंह नगर में पड़ता है और यहाँ पे काशीपुर में बालासुंदरी देवी के मंदिर में लगता है चैती मेला। इसके अलावा चैती मेला, इसके अलावा अगर हम उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में देखें तो रुद्रपुर में एक मेला लगता है शहीद उधम सिंह स्मृति मेला। और एक मेला हम यहाँ पे रुद्रपुर में हमें और देखने को मिलता है अटारिया का मेला। इसके बाद अगर हम बात करें रामनवमी मेले की तो यह सीतावनी में लगता है, यह सीतावनी में लगता है। और सीतावनी कहाँ, नैनीताल में। ठीक है, गौचर मेले की अगर बात करें तो गौचर मेले की जो शुरुआत होती है 1943 में होती है। बरनेडी के द्वारा ये शुरू किया जाता है, बरनेडी डिप्टी कमिश्नर होता है गढ़वाल का, उसके द्वारा ये शुरू किया जाता है। और आज़ादी के बाद जो ये मेला है ये 14 नवंबर से प्रारंभ होता है और 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि है। ठीक है, व्यापारिक मेला है गौचर मेला। कुंभ मेले की अगर हम बात करें तो कुंभ मेला हरिद्वार में लगता है और इसे अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया गया था 7 दिसंबर 2017 को। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है आपके पास, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा एवं हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये ऑप्शन है तुजुकी बाबरी, तुजुकी जहांगीरी, आईने अकबरी और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह के द्वारा एक घोड़ा और हाथी देने का उल्लेख हमें मिलता है। तो यह उल्लेख मिलता है हमें तुजुकी जहांगीरी में, ये उल्लेख मिलता है। इस तुजुकी जहांगीरी के अनुसार अप्रैल 1621 में आगरा में जो गढ़ राज्य का शासक होता है श्याम शाह और जहांगीर की मुलाकात होती है और जहांगीर श्याम शाह को एक घोड़ा और एक हाथी प्रदान करता है। श्याम शाह को इस जहांगीरनामा में श्याम सिंह कहा गया है। और इस श्याम शाह को अगर हम देखें तो इसे गढ़वाल का एमबीटी भी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है कि 1994 में राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार, 1994 में इनमें से किसी राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सविता कंसवाल, हर्षवंती बिष्ट और चंद्रप्रभा एतवाल। तो 1994 में जो राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ये किया गया था चंद्रप्रभा एतवाल को।
चंद्रप्रभा ऐतवाल की अगर हम बात करें तो यह एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है और इस क्षेत्र में अनेकों रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं पर्वतारोहण के क्षेत्र में। अगर हम बात करें ऐतवाल जी की तो इन्हें माउंटेन गॉड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा जो चंद्रप्रभा ऐतवाल है, इन्होंने उत्तरकाशी का जो दय्यारा बुग्याल है विश्व मानचित्र पर लाने का श्रेय भी चंद्रप्रभा ऐतवाल को जाता है। चंद्रप्रभा ऐतवाल को 1981 में अर्जुन पुरस्कार और 1990 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शन में है सविता कंसवाल, ठीक है। सविता कंसवाल के बारे में अगर हम देखें तो अक्टूबर 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी डांडा यहाँ इनकी मृत्यु हुई थी। इसके अलावा 2024 में इन्हें मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं हर्षवंती बिष्ट की। तो जो हर्षवंती बिष्ट है, इनका भी संबंध पर्वतारोहण है। यह भी एक पर्वतारोही है, ठीक है, और पौड़ी जनपद से संबंधित है हर्षवंती बिष्ट उत्तराखंड की बल्कि देश की पहली महिला है जो भारतीय पर्यावरण फाउंडेशन संस्थान के अध्यक्ष बनी और 2021 में इसे अध्यक्ष नियुक्त किया गया था भारतीय पर्यावरण फाउंडेशन संस्थान का, और पहली महिला है इस संस्थान में जो अध्यक्ष बनी थी, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर क्या है। हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तराखंड में जो महिला साक्षरता दर है वह क्या है। आपके ऑप्शन है 88.33, 70.70, ठीक है, 79.63, 71.20%। तो हमें बतानी है महिला साक्षरता। तो जो महिला साक्षरता हो जाएगी वह हो जाएगी 70.70% उत्तराखंड की महिला साक्षरता है। अगर हम ओवरऑल साक्षरता की बात करें तो 78-82 ये उत्तराखंड की साक्षरता है। अब बात करें कि सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सर्वाधिक साक्षर जिला देहरादून। और सबसे कम साक्षर जिला, सबसे कम साक्षर जिला हो जाएगा हमारा यूएस नगर। अब बात करें कि जो साक्षरता है, साक्षरता में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। तो साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान हो जाएगा, साक्षरता में उत्तराखंड का जो स्थान है 17वां है। अगर हम बात करें कि पुरुष साक्षरता में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है भारत में, तो 13वां हो जाएगा। और अगर बात करें महिला साक्षरता की, तो महिला साक्षरता में जो उत्तराखंड का स्थान है वह 20वां है। तो हमें याद रखना है 13वां है पुरुष साक्षरता में, 17वां है पूरे राज्य की जो साक्षरता है, साक्षरता में राज्य का स्थान, राज्य का नंबर 17वां है। और 20वां अगर हम बात करें तो 20वां है महिला साक्षरता में। अब बात आती है कि सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक पुरुष साक्षर, जहाँ के सर्वाधिक पुरुष साक्षर है वह है रुद्रप्रयाग। और अगर सबसे कम पुरुष साक्षरता की बात करें तो वह है हरिद्वार। इसके अलावा अगर बात करें सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता किस जिले की है, तो सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता है आपकी देहरादून की। और सबसे कम महिला साक्षरता की अगर बात की जाए तो वह उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न अब है, अगला प्रश्न है भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी। भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई थी। और ये भवाली कहाँ पड़ता है। भवाली हमारा पड़ता है नैनीताल में। और यहाँ पे जो टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी यह हुई थी
1912 में। 1912 में भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना की थी किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम ने। किंग जॉर्ज एडवर्ड सप्तम के द्वारा भवाली में टीबी सैनिटोरियम की स्थापना की गई थी। अगर हम बात करें कि ये भवाली किस नदी के तट पर है, तो ये छिप्रा नदी के तट पर स्थित है भवाली। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। ठीक है, यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू। तो यह जो कथन था यह महात्मा गांधी का था। महात्मा गांधी ने चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में ये कहा था और ऐसा माना जाता है जो गढ़वाली उपाधि है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी। जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है, इनको जो गढ़वाली की उपाधि थी ये महात्मा गांधी जी द्वारा दी गई थी। और यह जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है यह पेशावर कांड के नायक थे। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को होता है और इसमें जो चंद्र सिंह गढ़वाली होते हैं, यह जो गढ़वाली सेना होती है निहत्थे अफगानों पर गोलियां चलाने से इनकार कर देती है। उसके बाद इन पर राजद्रोह का मुकदमा होता है और राजद्रोह का मुकदमा होने के बाद इन्हें कई वर्षों तक जेल में रखा जाता है। उसके बाद जो इनकी पैरवी करते हैं वो बैरिस्टर मुकंदीलाल करते हैं। जो ये चंद्र सिंह गढ़वाली है, इनका जो मूल नाम है वो चंद्र सिंह भंडारी था। 25 दिसंबर 1891 में इनका जन्म होता है टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, जब ये पेशावर कांड हो गया था तो इसके बाद जो मोतीलाल नेहरू थे, मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। अगर पेशावर कांड कब हुआ था तो 23 अप्रैल 1930 में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है, शीतकाल में श्री बद्रीनाथ की मूर्ति सांकेतिक रूप से किस स्थान पर स्थानांतरित की जाती है? मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि जो शीतकाल में बद्रीनाथ जी की आरती पूजा कहाँ होती है, तो ये बताना है। तो हमारे पास ऑप्शन है वैष्णो मंदिर जोशीमठ, नरसिंह मंदिर जोशीमठ, ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ और पांडुकेश्वर चमोली। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नरसिंह मंदिर जोशीमठ में बद्रीनाथ जी की शीतकालीन पूजा होती है। इसके अलावा अगर हम देखें जो 4 धाम है हमारे, गंगोत्री, तो गंगोत्री की जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है मुखुआ ग्राम में। अगर हम बात करें यमुनोत्री की, तो यमुनोत्री माता की जो शीतकालीन पूजा होती है वो होती है खरसाली में। और खरसाली हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखा था कि जो खरसाली है वो किन नदियों के संगम पर है? यमुना और हिरण्यवाऊ नदी के संगम पे खरसाली है। इसके बाद अगर हम देखें केदारनाथ, तो केदारनाथ और मदमहेश्वर 2 मंदिर जिनकी शीतकालीन पूजा होती है, ओंकारेश्वर मंदिर ओखीमठ में। ठीक है, और ओखीमठ कहाँ है? रुद्रप्रयाग में। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास, अगला प्रश्न है, रात अब भी मौजूद है, यह रचना किसकी है? ठीक है, ऑप्शन है लीलाधर जगुड़ी, गुमानी पंत, चंद्रकुंवर बरतवाल, मंगलेश डबराल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो लीलाधर जगुड़ी हो जाएगा। लीलाधर जगुड़ी जी की ये रचना है। इसके अलावा लीलाधर जगुड़ी की अगर हम बात करें तो यह टिहरी के निवासी है। इनकी एक रचना और हमें मिलती है, भय ही शक्ति देता है, भय ही शक्ति देता है, भय शक्ति देता है। और एक रचना इनकी और मिलती है, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। और इसी रचना के लिए इन्हें 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था लीलाधर जगुड़ी को। अगर बात करें मंगलेश डबराल की, तो मंगलेश डबराल जी का संबंध भी टिहरी जनपद से है, टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। मंगलेश डबराल की अगर बात करें, इनकी रचनाओं की अगर हम बात करें तो इनकी रचना है 52 नदियों का संगम, हम जो देखते हैं, छोटे छोटे पक्षी, घर का रास्ता, पहाड़ पर लालटेन आदि इनकी रचना है। और इनकी एक रचना है जो हम जो देखते हैं। और इस रचना के लिए मंगलेश डबराल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन में है चंद्रकुंवर बरतवाल। तो चंद्रकुंवर बरतवाल की अगर हम बात करें तो ये रुद्रप्रयाग के निवासी हैं। ठीक है, 1919 में इनका जन्म होता है, 1919 में इनका जन्म होता है।
1919 में इनका जन्म होता है और इन्हें हम हिंदी का कालिदास, हिंदी का कालिदास भी कहते हैं। और हिंदी साहित्य में जो चंद्रकुंवर बरतवाल है इन्हें निराला के समकक्ष रखा जाता है। इसके अलावा जो ये चंद्रकुंवर बरतवाल है, इनकी अगर हम मूल नाम की बात करें तो कुंवर सिंह बरतवाल इनका मूल नाम हमें मिल जाता है। ठीक है, काफल पाको इनका गीत है इनका काफल पाको इनका गीत है। फिर हमारे पास ऑप्शन में है गुमानी पंथ। तो जो जॉर्ज ग्रियर्सन है वह गुमानी पंथ को कुमाऊं क्षेत्र के सबसे प्राचीन कवि मानते हैं। इसके अलावा जो ये गुमानी पंथ है इनका मूल नाम है वह लोक रत्न पंथ मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है कि जो हमेल क्या है, तो हमेल सिक्कों की बनी गले में पहनने वाली माला है। और ये पहला ही आंसर इसका सही हो जाएगा कि हमेल क्या है, तो सिक्कों की एक माला होती है जिसे गले में पहना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है बालेश्वर मंदिर तथा बावड़ी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कहाँ स्थित है। तो जो बालेश्वर मंदिर है, यह बालेश्वर मंदिर चंपावत में पड़ता है। ठीक है, और 1772 में चंद शासकों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, इनमें आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो पहला है जैलंग पर्वत उत्तरकाशी, तो ये सही है। फिर है कीर्ति ग्लेशियर टिहरी, तो जो कीर्ति ग्लेशियर है वो टिहरी में नहीं है बल्कि उत्तरकाशी में है। ठीक है, फिर है देवस्थान पर्वत चमोली में, ये भी सही है। पिनौरा ग्लेशियर, ये भी सही है पिथौरागढ़ में। इसके अलावा पिथौरागढ़ में रालम पॉन्टिंग आदि ग्लेशियर भी पिथौरागढ़ में है। इसके बाद अगला प्रश्न, ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास है, उत्तराखंड की भोटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है। नेग्रिटो, प्रोटोस्टोलाइड, कार्किस्क्वाइड और मंगोलाइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मंगोलाइड। जो उत्तराखंड की भोटिया जनजाति है यह मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके पास, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, किसने की थी, फिलिप चैटवर्ड ने की थी। और कहाँ, देहरादून में IMA की स्थापना होती है भारतीय सैन्य अकादमी 1 अक्टूबर 1932 को। अगला प्रश्न है 1972 में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी थी। तो जब 1972 में योजना आयोग ने टिहरी जल विद्युत परियोजना को अपनी स्वीकृति दी थी तो उस समय जो इस बांध की अनुमानित विद्युत उत्पादन क्षमता थी वो 600 मेगावाट थी। वर्तमान की अगर हम बात करें तो ये जो परियोजना है ये 2400 मेगावाट की है। ठीक है, 1972 में इस परियोजना को योजना आयोग से मंजूरी मिल जाती है और मंजूरी मिलने के बाद 1972 के बाद 1978 में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के द्वारा इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाता है। फिर 1988 में TSDC का गठन होता है और 1989 में TSDC को इसका कार्यभार सौंपा जाता है। इसके लिए इस बांध के कई बार विरोध भी हुए। इसका अगर हम विरोध की बात करें तो विरोध में सर्वप्रथम हम देखेंगे, इसका जो सर्वप्रथम विरोध होता है वह राजमाता कमलेंदुमती शाह के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था टिहरी में। इसके अलावा इनके बाद विद्यासागर नौटियाल के अध्यक्षता में 1978 में बांध विरोधी समिति का भी गठन होता है। ठीक है, इस जो ये टिहरी बांध इसके अगर डिज़ाइन की बात करें, टिहरी बांध के डिज़ाइन की बात करें तो जेम्स ब्रून ने इसका डिज़ाइन तैयार किया था और इस बांध की जो ऊंचाई है 260.5 मीटर है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, निम्न में से किस किले को फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। तो इन किलों में बताना है कि फोर्ट मोइरा किसे कहा जाता है। तो लाल मंडी किला जो है इसे फोर्ट मोइरा भी कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे हम राजबुंगा किला, इसका जो निर्माण करवाता है वो चंद वंश का जो संस्थापक होता है सोमचंद यह करता है।
खगमरा किले की अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण करता है वो भीष्मचंद करता है। अगर हम बात करें लाल मंडी किला, जिसे फोर्ट मोइरा के नाम से भी जाना जाता है, तो इसकी जो निर्माण करता है इसका बालो कल्याण चंद इसका निर्माण करता है। बालो कल्याण चंद इसका निर्माण करता है। और अगर मल्ला महल की हम बात करें तो जो मल्ला महल है इसका जो निर्माण करता है तो रुद्रचंद, यह चंद शासक इन किलों का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था का जनक। हमें बताना है कि जो आबकारी व्यवस्था है ये उत्तराखंड में किसने शुरू की थी। तो इस आबकारी व्यवस्था का जो जनक माना जाता है वो ट्रेल को माना जाता है। और ट्रेल के द्वारा 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ट्रेल। 1822 में ट्रेल खच्चर सेना की भी स्थापना करता है। खच्चर सेना की भी स्थापना करता है। ट्रेल की अगर बात की जाए तो जो ये ट्रेल है इसे कुमाऊं क्षेत्र में ब्रिटिशों का वास्तविक संस्थापक, ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं क्षेत्र में वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है ब्रिटिश सत्ता का। ट्रेल ने पटवारी के 9 पदों का सृजन भी किया था, इसलिए इसे राजस्व पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है ट्रेल को। ट्रेल ने 1816 में अल्मोड़ा जेल की स्थापना भी की थी। 1820 में इसने स्टाम्प शुल्क भी शुरू किया था। 1824 में डबल लॉक व्यवस्था और 1825 में वन प्रबंधन किया था। और 1826 में साल वृक्ष के कटान पर ट्रेल के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद हम देखेंगे जो गार्डनर है ये कुमाऊं के प्रथम कमिश्नर था। ठीक है, इसने जो बच्चों की विक्रय पर प्रतिबंध लगाया था गार्डनर ने। उसके बाद रैमजे की बात करें तो रैमजे को उत्तराखंड में रामजी के नाम से भी जाना जाता था। लोकप्रिय कमिश्नर हुआ, इस क्षेत्र का लोकप्रिय कमिश्नर हुआ। ठीक है, इसके समय हमें हिल साइड सेफ्टी और जो नैनीताल है वह स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में उसका विकास होता है नैनीताल का। और जो रैमजे है रैमजे के बाद रैमजे के समय नैनीताल स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें GR ग्रेग, तो जो रैमजे के बाद कमिश्नर बनते हैं वो फिशर बनते हैं। फिशर के बाद HG रॉस बनते हैं। और जब कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय कमिश्नर ये HG रॉस रहते हैं कुमाऊं क्षेत्र में, ब्रिटिश कमिश्नर। और इस HG रॉस के बाद कमिश्नर बनते हैं JR ग्रेग। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है कि अल्मोड़ा का पुलिस थाना जो कि पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना था, इसकी स्थापना कब की गई थी। आपके ऑप्शन है 1834, 1847, 1837, 1836। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1837। 1837 में जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला पुलिस थाना था इसकी स्थापना की जाती है 1837। इस समय अगर हम कमिश्नर की बात करें तो गोवान इस समय कमिश्नर रहता है। और इस गोवान के समय यह गोवान दास प्रथा का अंत करता है इस क्षेत्र में। और इसी गोवान के समय जो ये गोवान है इसी के समय जो शासन पद्धति है इस शासन पद्धति की जांच के लिए रॉबर्ट मार्टिन बर्ड इस क्षेत्र में आते हैं। और ये रॉबर्ट मार्टिन बर्ड अपनी रिपोर्ट में गोवान और ट्रेल के शासन पद्धति की आलोचना करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कि इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हरियाली मेला नैनीताल में बिल्कुल सही है। जाख मेला, तो जाख मेला इससे पहले वाली वीडियो में करवाया था आपको कि जाख मेला उत्तरकाशी में नहीं बल्कि रुद्रप्रयाग में आयोजित होता है। उसके बाद मोष्टा मानो मेला पिथौरागढ़ में है और कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में। अब एक है हमारे पास हरियाली पूड़ा मेला,
हरियालीपुड़ा मेला, यह हरियालीपुड़ा मेला लगता है चमोली में। और एक आता है हमारे पास हरियाली देवी मेला, यह हरियाली देवी मेला लगता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न आपके पास है। अगला प्रश्न है कि वन संरक्षण के लिए कल्याण सिंह रावत ने मैती आंदोलन कब प्रारंभ किया था। ठीक है, वन संरक्षण के लिए हमसे पूछा जा रहा है मैती आंदोलन यह कब प्रारंभ किया गया था, तो यह 1996 में प्रारंभ किया गया था। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत के द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था। उनका मानना था कि जब तक पेड़ों से लोगों को भावनात्मक रूप से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक पेड़ों का संरक्षण करना मुश्किल है, इसलिए यह मैती आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और 2020 में कल्याण सिंह रावत को पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता है, पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता था। तो यह थे आपके पास कुछ प्रीवियस ईयर प्रश्न जो इससे पहले पेपरों में आए हुए हैं। ठीक है, इनके माध्यम से आप अपनी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकता है और जो कमियां हैं उन्हें दूर करें। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं आपसे कुछ नए प्रश्नों के साथ अगली सीरीज़ में। जैसा कि आप जानती हैं कि ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। धन्यवाद।